नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। गद्यांश बोध और काव्य बोध पर आधारित प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जो है 101% आते ही आते हैं। तो आप ऐसे अपठित गद्यांश को यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा या विभिन्न राज्यों के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पूछे गए हैं उसको देख लीजिएगा, तो आपको जो है यहाँ से ये अपठित गद्यांश जो है बनाने आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आज ये पहला अपठित गद्यांश होगा, उसको आप लोग यहाँ पर बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखें, यहाँ पर गद्यांश को पढ़ने के बाद क्या होता है कि आपको अपने इच्छा से उत्तर नहीं देना है। आपको जो यहाँ पे गद्यांश कह रहा हो उसी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है, ठीक है। प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। पहले आपको गद्यांश को पढ़ना है और जो नीचे लिखे हुए जो है उसके प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए गद्यांश में क्या है, कह रहा है, अकेला अध्यापक बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता है। उसको सफलता तब मिल सकती है जब समाज उसकी सहायता करे। जिस प्रदेश में कलह मचा रहता हो, जिस समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच की विषमता पुकार पुकार कर द्वंद्व और प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे रही हो, जिस राष्ट्र की नीति शोषण पर खड़ी हो, उसके अध्यापक भले क्या करें, ठीक है। उसके अध्यापक भले क्या करें। अगला स्टेंजा है, जिस घर में माँ बाप में मारपीट और गाली गलौच मची रहती है, उसके बच्चों को पालने में ही मानस विष दे दिया जाता है। फिर भी अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता है। उसको तो अपना कर्तव्य पालन करना ही होगा, ठीक है। ये आपका पैसेज हो गया, गद्यांश हो गया। अब इसके आधार पर नीचे आपको प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है। बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे देखिए, बच्चों को यहाँ पर समाज में उनकी सहायता यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो संस्कारवान बनाने का देखिए यहाँ पे आपको पैसेज मिलेगा, जिस घर में माँ बाप में मारपीट और गाली गलौच मची रहती है, उसके बच्चों को पालने में ही मानस विष दे दिया जाता है। यानी अगर माँ बाप, पहला जो प्रथम दायित्व है उस घर में किसका है, माँ बाप का है। अगर माँ बाप संस्कारवान हो तो उसके बच्चे भी संस्कारवान निकलते ही हैं, ठीक है। तो माँ बाप को ही यहाँ पर माना गया है। तो पहला है कि बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माता पिता का, ठीक है। पहला जो है वो दायित्व आपको माता पिता का है। चलिए नेक्स्ट है, उपर्युक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है। उपर्युक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है आपको बताना है, ठीक है। समाज का,
समाज का, राज्य का, अध्यापक का, बालक का। ठीक है, अब गद्यांश को पढ़ने के बाद आप देखिएगा कि किसका कर्तव्य मुख्य माना गया है। ठीक है, देखिए आते हैं गद्यांश में, आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको लगेगा, देखिए यहाँ पे लगेगा आपको, अकेला अध्यापक बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता है, उसको सफलता तब मिल सकती है जब समाज उसकी सहायता करे। यानी समाज का मुख्य रोल यहाँ पर पैसेज में दिया गया है। ठीक है, कि समाज में, यानी जिस प्रदेश में कलह मचा रहता है वहाँ भी बच्चा का विकास नहीं हो सकता है, जिस समाज में गरीब अमीर ऊंच नीच का भेदभाव वहाँ भी नहीं कर सकता। इसलिए मुख्य जो गद्यांश में आपको दिया गया है वो समाज से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? समाज से। तो यहाँ पर कौन इसको कर सकता है सेकेंड नंबर का? तो पहला जो है यहाँ पे देखिए, किसका कर्तव्य मुख्य है? तो समाज का कर्तव्य इस गद्यांश के अनुसार मुख्य रूप से माना गया है। समाज जो है उसका दायित्व है। मानस विष देने का क्या अभिप्राय है? बच्चों को मानस विष देने का क्या अभिप्राय है? अभी आपने गद्यांश पढ़ा था, उसमें देखे कि जिस घर में माता पिता में क्या होते रहते हैं, मारपीट होते रहता है, गाली गलौज होते रहता है, तो वहाँ क्या होता है, बच्चों को मानस विष दे दिया जाता है। मतलब बच्चे वहीं से क्या होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति का बनना शुरू होते हैं। ठीक है, तो अपराधी बना देना, क्या कर देना, अपराधी बना देना इसका मुख्य कर्तव्य होता है। मानस विष देने का अभिप्राय क्या है? अपराधी बना देना। क्लियर? अपराधी बना देना। अकेला भरना है, खाली जगह है। अकेला बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता है। समाज, अध्यापक, माता पिता या कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं ऐसा पंक्ति कहीं हमको मिलेगा जिसमें ये भरने को मिल जाएगा हम लोग। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्नों का जवाब हमको यहाँ पर गद्यांश पर ही देना है। ठीक है, तो क्या था? अकेला अध्यापक। ठीक है, अकेला कौन था? यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे आ गया, अकेला डॉट 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 था, बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता। तो कौन नहीं कर सकता? अध्यापक। तो उसमें खाली जगह पर क्या भराएगा? अध्यापक भराएगा। ये पंक्ति यहाँ पर देखिए आपको मिल गया। तो यही यहाँ पे प्रश्न था, देख लेते हैं हम लोग। चौथे प्रश्न की क्या था? देखिए अकेला। ठीक है, तो अकेला और यहाँ क्या भरा जाएगा? अध्यापक। अभी हम लोग जो पंक्ति पढ़े अदम, देखिए गद्यांश को ही देख के जवाब देना है, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना रहता है। ठीक ना, अकेला अध्यापक बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता। मिल गया ना, टोटली मिल गया। तो ये अध्यापक होगा राइट आंसर। अध्यापक किस में है आपका? बी में है, यानी राइट आंसर आपका बी है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों को सफलता कब मिल सकती है? बच्चों को सफलता कब मिल सकती है? माता पिता सहायता करें, अध्यापक सहायता करें, समाज सहायता करे, कोई नहीं। ठीक है, बच्चों को सफलता कब मिल सकती है? ठीक, देखिए यहाँ पर तो आपको लगेगा कि माता पिता, अध्यापक, समाज तीनों सही लग रहा है, लेकिन गद्यांश के अनुसार देखिएगा यहाँ पर सफलता कब मिलती है दिया हुआ है। ठीक है, तो गद्यांश के अनुसार आप देखिएगा तो बच्चों को सफलता जो है तब मिलेगी, देखिए यहाँ पे एकदम लिखा हुआ मिलेगा कहीं ना कहीं, आपको पढ़ना है, केवल गद्यांश को अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, अकेला अध्यापक बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता है, उसको सफलता तब मिल सकती है जब समाज उसकी सहायता करे। ठीक है, यही ना स्टेंजा है कि बच्चों को सफलता कब मिल सकती है? जब उसकी सहायता करे। कौन सहायता करे? तो जब समाज यदि सहायता करेगा तब उसको सफलता मिल सकेगा इस गद्यांश के अनुसार। ठीक है, तो बच्चों को सफलता कब मिल सकती है? जब समाज उसकी सहायता करे। ठीक है, यहाँ पर मिला गद्यांश में, तो इसलिए हमको बारी बारी से गद्यांश को पढ़ लेना है। जब भी प्रश्न मिले ऐसे एक ही बार में गद्यांश को यदि आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा तो आप हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है। लेकिन कहीं भी डाउट लगता है तो फिर से एक बार गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये जो 2-3 नंबर का प्रश्न आएगा ना, ये समझिए कि आपको जेटेट पास कराने में बहुत सहूलियत रखता है। इसलिए हिंदी आपका जो 15 है उसमें आप आराम से अगर थोड़ा सा सतर्कता से परीक्षा दीजिएगा तो आप 13-14 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और ये जो नंबर आ गया आपका तो समझिए कि आपका जेटेट निकल रहा है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो पैसेज जिसको गद्यांश कहेंगे हम, उसको तो आपको 100% पकड़ना है ना, एकदम 5 में 5 या 3 में 3 सही करके आना है। तो बच्चों को सफलता कब मिल सकती है?
जब समाज उसकी सहायता करे। अभी हम लोगों ने पैसेज को गद्यांश को पढ़ा तो उसमें आप देखें कि समाज सहायता करे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, विषमता का विलोम शब्द है। विषमता का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, विषमता का विलोम शब्द क्या होगा? उल्टा शब्द क्या होगा? गरीब, अमीर, समता, कोई नहीं। ठीक है, तो विषमता का विलोम शब्द क्या होता है? समता होता है। विषमता मतलब भिन्न भिन्न और समता मतलब एक जैसा। तो विषमता का विलोम क्या होगा? समता होगा। देखिए विषमता शब्द जो है आपको पैसेज में आया है, तो जो पैसेज में शब्द आए हैं उसी पर कुछ भी प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ सकता है आपको गद्यांश में। ठीक है, तो विषमता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? समता हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, ऊंच नीच में कौन सा समास है? ऊंच नीच में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या कोई नहीं। ठीक है, देखिए ऊंच नीच ये क्या है बताइए? ये विलोम शब्द है, ये विलोम शब्द है, विपरीतार्थक शब्द है, द्वंद्व शब्द है। ठीक है, तो विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। द्वंद्व मतलब भी उल्टा होता है। द्वंद्व मतलब युद्ध होता है। युद्ध कब होता है? जब आप उसके अपोजिट में, विपरीत में काम कर रहे होते हैं, तभी ना द्वंद्व होता है। किसी में द्वंद्व कब होता है? जब आप उसके विपरीत में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऊंच और ये नीच, ये एक दूसरे का विपरीत है। वो ऊंच कह रहा है तो ये नीच कह रहा है, तो इसमें क्या होगा? द्वंद्व होगा, लड़ाई होगा। और देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, जिसमें योजक चिन्ह, ये चिन्ह का नाम क्या है? योजक चिन्ह। क्या है? योजक चिन्ह। तो वैसा शब्द मिलेगा जिसमें योजक चिन्ह लगा हुआ हो, योजक चिन्ह लगा हुआ हो, या एक दूसरे का विपरीत हो। जैसे विपरीत में और कह लीजिए, तो जैसे आप कह सकते हैं माता पिता, ये भी क्या है? एक दूसरे का विपरीत। रात दिन, ये भी विपरीत और बीच में योजक चिन्ह। तो जिस शब्द में योजक चिन्ह से लगा हुआ शब्द बना हुआ है और उस समास का नाम यदि पूछ रहा है तो आपको सीधे द्वंद्व समास में उसको टिक करना है। किस समास में टिक करना है? द्वंद्व समास में टिक करना है। एकदम क्लियर रहेगा। द्वंद्व मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, और लड़ाई झगड़ा कब होता है? जब हम लोग विपरीत काम करते हैं एक दूसरे का, तब होता है। ठीक है, तो विपरीत अर्थ वाले जो शब्द रहेंगे योजक चिन्ह लगे हुए ही रहेंगे, इसलिए उसको द्वंद्व समास में डालेंगे। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है गद्यांश के अनुसार, किसको अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है? बताइएगा, किसको अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है? शिक्षक को, समाज को, विश्व को, कोई नहीं। ठीक है, अपने हम डिसीजन नहीं लेंगे, आएंगे पैसेज की ओर और उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि किसको अपना कर्तव्य का पालन करना ही पड़ता है। ठीक है, अपने स्तर से कुछ भी डिसीजन हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग गद्यांश के अनुसार यहाँ पर उत्तर का जवाब देने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे गद्यांश में आपको पढ़िएगा तो मिलेगा। देखिए जस्ट नीचे ही मिल जा रहा है, इसलिए हम नहीं जा रहे। देखिए, फिर भी अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता है, उसको तो अपना कर्तव्य पालन करना ही होगा। तो आपको प्रश्न यही पूछा गया है कि किसको अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। ठीक है, तो वह कौन है जिसको अपना कर्तव्य पालन करना पड़ता है? तो अध्यापक। कौन है? अध्यापक ही है जिसको परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता है, उसको अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ेगा। राइट आंसर इसका अध्यापक होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? अध्यापक। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर है अध्यापक इसमें लिखा हुआ। तो किसको अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है? आंसर शीट में नीचे दिया हुआ देखिए, तो किसको अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। तभी आप पैसेज में देखें, गद्यांश में देखें कि अध्यापक को, यहाँ पर शिक्षक लिखा हुआ है, शिक्षक अध्यापक एक ही है, तो अध्यापक को, शिक्षक को अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आपको यहाँ पर गद्यांश के अंतर्गत, पठित गद्यांश के अंतर्गत रहेंगे, ये फिक्स है आपका, 100% है। ठीक है, चलिए ये तो आपको यहाँ पर जो आए हुए थे ये यूपी का, उसको हमने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अभी गद्यांश हम और भी आपको बनवाएंगे, लेकिन एक एक गद्यांश करके हम आपको डेली यहाँ पर PDF देंगे अभी। ठीक है, क्योंकि हिंदी सेशन चल रहा है और हिंदी सेशन की समाप्ति के बाद ही दूसरा सेशन को हम शुरू करेंगे ना। तो अब देखिए यहाँ पर गद्यांश से हम आपको कुछ और प्रश्न दे रहे हैं, आप हमको जवाब देके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलते गद्यांश की ओर और उससे प्रश्न बन सकते हैं। पेन और कॉपी लेकर आप बैठे होंगे जरूर, तो आप सभी इसका एक्स्ट्रा जो प्रश्न बन रहा है वो हम आपको दे रहे हैं, आप हमें बना करके
बताते चलेंगे, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। जब भी आप लाइव सेशन में जुड़ रहे होंगे तो लाइव चैट कर रहे होंगे तो उसके आंसर का जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पे जो है एक वर्ड है, देखिएगा माँ बाप। क्या है देखिएगा, माँ बाप, माँ बाप, ठीक है। तो आपका प्रश्न होगा कि माँ बाप में कौन सा समास है। आपका प्रश्न है माँ बाप में कौन सा समास है, आपको बताना है, ठीक है। चलिए आप लोग जवाब देते चलिएगा कि माँ बाप में कौन सा समास है। आपको लिखना है, आप हमें लाइव चैट में लिख के बताइएगा कि माँ बाप में कौन सा समास होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा अगले प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, गरीब अमीर, गरीब अमीर में कौन सा समास है। गरीब अमीर में कौन सा समास है। ऊंच नीच में कौन सा समास है, ठीक है। ऊंच नीच में कौन सा समास है। दो प्रश्न, तीसरे प्रश्न हो गए, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब देखिएगा यहीं पर पूछ देगा, गरीब का विलोम शब्द क्या होगा। गरीब का विलोम शब्द क्या होगा। ऊंच का विलोम शब्द क्या होगा। ऊंच का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे, बालक के संपूर्ण विकास के लिए कौन सब कुछ नहीं कर सकता है। बालक के संपूर्ण विकास के लिए कौन व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है। कौन सब कुछ नहीं कर सकता है, आपको बताना है, ठीक है। इस तरह से इसमें जो प्रश्न और बनने वाले थे वो हमने आपको दिया, आप हमें करके बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैसेज जो है, गद्यांश आपको जो है समाप्त हो गया है। अब इसमें नीचे कुछ हम एक्स्ट्रा प्रश्न आपको रिवाइज करवा रहे हैं जो कि आपको ग्रामर सेशन के अंतर्गत होगा, तो उसका भी जवाब आप लोग देते चलिएगा। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है। बुढ़ापा क्या बता रहा है, देखिए बुढ़ापा अवस्था को बता रहा है। क्या बता रहा है, अवस्था को, ठीक है। तो वैसे नाउन जिससे गुण, दोष, अवस्था, खट्टा, मीठा, तीता, गंध का अनुभव होता है, तो ये सभी जो हम लोग भाववाचक में डालते हैं। तो अवस्था में जैसे शैशवावस्था आ जाए, बाल्यावस्था आ जाए, किशोरावस्था आ जाए, बचपन आ जाए, यौवन आ जाए, नौजवान आ जाए, युवा अवस्था आ जाए, तो ये अवस्था वाली चीज़ें जितने भी आ जाएगी वो सभी को आप किस में डालिएगा, तो भाववाचक संज्ञा में डालिएगा। और अवस्था वाला एक प्रश्न आपको हर बार हर एग्जाम में ज़्यादा करके आता है, तो अवस्था वाला चीज़ को भाववाचक संज्ञा में आप लोग डालने का प्रयास कीजिएगा। राइट आंसर इसका सी होगा, ठीक है। चावल किस प्रकार की संज्ञा है। उत्तराखंड टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक या भाववाचक, ठीक है। तो चावल किस प्रकार की संज्ञा है, तो देखिए जितनी नाप तौल वाली चीज़ें हैं, ठोस वस्तुएं, वो सभी को द्रव्यवाचक में डालिएगा। चाहे चावल हो, चाहे मिट्टी हो, तो वो सोना हो, चांदी हो, तौलते हैं और ये ठोस चीज़ है, इसलिए इसको द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लोग रखेंगे, ठीक है। मिठास किस प्रकार की संज्ञा है। मिठास किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। एमपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो स्वाद वाली कोई भी चीज़, जिस चीज़ से स्वाद का अनुभव हो रहा हो, तो जिसमें अनुभव हो रहा हो स्वाद का, खट्टा, मीठा, तीता, कड़वा, ये सभी चीज़ जिससे स्वाद का अनुभव हो रहा हो, उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा में डालेंगे, तो ये भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा मिठास, ठीक है। बाल्यावस्था किस प्रकार की संज्ञा है। उत्तराखंड टेट 2016 में पूछा गया था, तो हमने बोला अवस्था से जुड़ा हुआ जितना चीज़ हो, अवस्था, तो अवस्था में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, युवा अवस्था, बचपना, जवानी, ये सभी चीज़ें, तो अवस्था से जुड़ा हुआ चीज़ को हम लोग इसमें डालेंगे, तो ये भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो बाल्यावस्था जो है आपका भाववाचक संज्ञा होगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। लालिमा किस प्रकार की संज्ञा है। लालिमा ये क्या है, आपको दृश्य बता रहा है, सीन बता रहा है कि किस तरह, यानी भाव बता रहा है, तो भाव से जुड़ा हुआ चीज़ भाववाचक संज्ञा में चला जाता है, इसलिए लालिमा भी भाववाचक संज्ञा होगा। ये हरियाणा टेट 2018 में पूछ दिया गया प्रश्न है, ठीक है। ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है। ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक,
भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। ठीक है, तो ईमानदारी क्या है? तो ईमानदारी आपका गुण है, गुण। अगर किसी नाउन से किसी का गुण बता रहे हैं आप, अच्छाई बता रहे हैं आप, और गुण बता रहे हैं आप, कुछ चीज़ बता रहे हैं उनके बारे में, तो वो जो है आपको भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए ईमानदारी जो है आपको भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। जवानी किस प्रकार की संज्ञा है? आपको बताना है कि जवानी जो है किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। ठीक है, जवानी क्या बता रहा है? किसी की अवस्था को बता रहा है। तो अवस्था से जुड़े हुए चीज़ें जितने भी बताई जाती है उस सभी को हम लोग यहाँ पे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। इसलिए जवानी जो है भाववाचक संज्ञा में जाएगा, और यह अवस्था वाली चीज़ें हर एक एग्जाम में आ रहा है, इसलिए आप लोग भी देख के ही जाइएगा, जिससे कि यहाँ से एक भी प्रश्न छूटे नहीं। एक प्रश्न छूट जाता है तो आपको समझिए बहुत लोगों से पिछड़ जाता है। ठीक है, मिट्टी किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो मिट्टी क्या है बताइए? मिट्टी जो है ठोस चीज़ बन जाता है, इसलिए मिट्टी जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा। जितनी भी ठोस चीज़ें जिसको हम तौल सकते हैं, कुछ बना सकते हैं ठोस वस्तु, वो सभी यहाँ पे आपको चला जाएगा किसमें? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, मिट्टी द्रव्यवाचक संज्ञा है। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का पूछा गया प्रश्न है। बालक, छात्र, धोबिन, पंडित। ठीक है, बालक क्या है? पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? बालिका। ठीक है, छात्र क्या है? पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? छात्रा। पंडित क्या है? पुल्लिंग है, इसका क्या होता है? पंडित पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग पंडिताइन होता है। तो धोबिन देखिए ये स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग धोबी होता है। तो स्त्रीलिंग पहचानना था तो राइट आंसर इसका सी होगा। धोबिन जो है इसमें स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। ठीक है, महान, साधु, युवक, नेत्री। ठीक है, महान पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग महती होता है। साधु पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग साध्वी होता है। युवक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग युवती होता है। और नेत्री ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग नेता होता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर डी होगा। इसमें स्त्रीलिंग शब्द पहचानना था तो नेत्री जो है आपका स्त्रीलिंग है। सीजी टेट 2016 में पूछा गया था। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। पंजाब टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। कवित्री, देखिए कवित्री स्त्रीलिंग है, ये किसका होता है? तो कवि पुल्लिंग होता है, उसका स्त्रीलिंग कवित्री होता है, तो ये स्त्रीलिंग है। साध्वी, साध्वी भी देखिए स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग जो होता है वो साधु होता है। ठीक है, क्या होता है? साधु होता है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। अब देखिए युवती, युवती भी स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग युवक होता है। तो इसका राइट आंसर डी यानी सभी होगा। इसमें जो भी शब्द आए सभी स्त्रीलिंग ही हैं। ठीक है, साधु का स्त्रीलिंग शब्द होगा। साधु का स्त्रीलिंग शब्द होगा। ये यूपी टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में पूछा गया था। साधनी, साध्य, साध्वी या सभी। तो साधु क्या है? पुल्लिंग शब्द है, साधु पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग जो होता है वो होता है आपका साध्वी। साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? साध्वी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कवि का स्त्रीलिंग शब्द होगा। कवि का स्त्रीलिंग शब्द होगा। ये हरियाणा टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। कविता, कवियित्री, कीवियित्री, कौयित्री क्या होगा? ठीक है, तो देखिए साधु कवि का स्त्रीलिंग रूप जो होता है कौवित्री होता है, कौयित्री होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा बताना है। पंजाब टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। विदुषी, विद्वती, विद्मती, विद्वती क्या होगा? ठीक है, तो विद्वान का ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग शब्द जो होता है वो आपका होता है विदुषी। ठीक है, अगर किसी महिला के सेंस में बोलेंगे तो वह विदुषी है, और किसी पुरुष के सेंस में बोलेंगे तो वह विद्वान है। विद्वान पुल्लिंग है और विदुषी
स्त्रीलिंग है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी होगा। राधा सीता की बहन है, बताइए क्या बता रहा है वाक्य में? वाक्य में राधा सीता की बहन है, संबंध बता रहा है कि राधा और सीता का संबंध कैसे है? बहन का है, ठीक है। ये की विभक्ति चिन्ह आ रहा है, की विभक्ति चिन्ह किसके लिए? संबंध के लिए। तो राइट आंसर किस में? संबंध में, यानी राइट आंसर इसका संबंध कारक होगा। बिहार टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में पर, से के द्वारा, के लिए या ने, ठीक है। तो देखिए से के द्वारा किसके लिए होता है? आप लोगों ने अभी पढ़ लिया था, करण कारक के लिए होता है। के लिए किसके लिए होता है? संप्रदान के लिए होता है। ने किसके लिए होता है? कर्ता कारक के लिए होता है, ठीक है। बच गए आपके पास में और पर, तो यहाँ पर में और पर का जो विभक्ति चिन्ह है वो आपका अधिकरण कारक के लिए ही होता है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में या पर होता है, जिसमें किसी को आश्रय दिया जाता है, स्थान दिया जाता है, किसी का जगह दिया जाता है, वो अधिकरण कारक है, ठीक है। देखिए वाक्य को देख के आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। चिड़िया घोंसला के अंदर है, बताइए, चिड़िया घोंसला के अंदर है, ठीक है। यानी चिड़िया का आश्रय कहाँ है? स्थान कहाँ है रहने का? घोंसला में, ठीक है। तो ये आश्रय दिया जा रहा है, चिड़िया का जगह है घोंसला, वहाँ का रहने के बारे में बताया जा रहा है। इसलिए किसी का अधिकरण में या पर होता है, तो जहाँ पर उसका स्थान हो जाए वो अधिकरण कारक होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। रमेश बस में बैठा है, कौन सा कारक है? बताइए, रमेश बस में बैठा है, कौन सा कारक है? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का प्रश्न है कि रमेश बस में बैठा है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, ठीक है। देखिए रमेश बस में बैठा है, बिल्कुल सही है। तो रमेश का आश्रय कहाँ है? रमेश अभी बैठने का स्थान कहाँ है? कहाँ उसको बैठने के लिए आश्रय दिया गया है? बस में। तो जिसमें किसी भी व्यक्ति का आश्रय दिया जाता हो, रहने का स्थान दिया जाता हो, तो उसके लिए विभक्ति चिन्ह में या पर का प्रयोग किया गया हो, तो वह आपका अधिकरण कारक होगा। राइट आंसर इसका डी होगा, अधिकरण कारक होगा ना। देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, जिस वाक्य में किसी को कहीं भी आश्रय या बैठने का जगह दिया जाता है, अधिकरण कारक कहलाता है। जिस वाक्य में किसी को कहीं भी आश्रय या बैठने का जगह दिया जाता है, अधिकरण कारक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मित्रों मेरी सहायता करो। मित्रों मेरी सहायता करो कौन सा कारक है? संप्रदान, संबोधन, संबंध, कर्ता कारक, ठीक है। तो मित्रों मेरी सहायता करो क्या कहा जा रहा है? संबोधन। जिस वाक्य में किसी को कुछ बोला जाए, सलाह दिया जाए, कुछ करने के लिए आदेश दिया जाए, तो वो यहाँ पर जो है आपको संबोधन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? संबोधन किया जा रहा है। आप संबोधन कारक में उसको डालेंगे और संबोधन कारक के लिए विभक्ति चिन्ह जो है इसको, इसका प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पंजाब टेट 2016 में पूछा गया है, भाई मुसीबत का सामना हिम्मत से करो। ये हरियाणा टेट 2018 का है। भाई मुसीबत का सामना हिम्मत से करो कौन सा कारक है? संबोधन, संबंध, कर्ता या कर्म, ठीक है। तो भाई मुसीबत का सामना हिम्मत से करो, इस वाक्य में क्या है? आपको कुछ बताया जा रहा है कि मुसीबत जब भी हो तो उसका सामना के लिए हिम्मत रखना चाहिए। तो भाई मुसीबत का सामना करो हिम्मत से, ये संबोधन है। किसी को कुछ बताया जा रहा है, संबोधन कारक में चला जाएगा, ठीक है। नोट्स बनाया हुआ है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसको पुकारने के लिए, बुलाने के लिए या बोलने का बोध करता है, संबोधन कारक होता है। इसके लिए जो चिन्ह होता है ये एक्सक्लामेशन साइन का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए, पेड़ से पत्ता गिर रहा है कौन सा कारक है? बताइएगा। पेड़ से पत्ता गिर रहा है कौन सा कारक है? यूपी टेट 2014 का अपादान, संप्रदान, अधिकरण या कर्ता, ठीक है। तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ये अपादान कारक है। अपादान कारक में अलगाव या बिलगाव होता है, कोई चीज़ एक दूसरे से अलग होता है। तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया, इसलिए यह अपादान कारक में चला जाएगा। अर्पणा स्कूटी से बाजार जाती है, ये मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का प्रश्न है। अर्पणा स्कूटी से बाजार जाती है कौन सा कारक है? ठीक है, अर्पणा का बाजार जाने का साधन क्या है? स्कूटी है। तो जिसमें किसी साधन का प्रयोग किया गया हो और वहाँ पर से लगाया गया हो तो वह आपका साधन का प्रयोग करण कारक के लिए होता है। किसके लिए होता है? करण कारक के लिए। अभिषेक अपनी माँ को कार दिया, कौन सा कारक है? यह हरियाणा टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। कर्ता कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। ठीक है, अभिषेक क्या कर रहा है? अपनी माँ को कार दिया। तो जिस वाक्य में किसी को कुछ दिया जाता हो,
किसी को लेन देन किया जाता हो, दान दिया जाता हो, तो वो संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक में जाएगा, राइट आंसर इसका बी होगा। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? उत्तराखंड टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। सीधा कार्य करना, विपरीत कार्य करना, गंगा को पलट देना, कोई नहीं। ठीक है, उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? तो उल्टी गंगा बहाना का हो जाएगा विपरीत कार्य करना, मतलब सबसे अलग कार्य करना, जो नहीं होना चाहिए वही काम करता है लोग, तो उसी को कहते हैं कि उल्टी गंगा बहा रहा है। ठीक है, कमर कसना मुहावरा का सही अर्थ है। कमर कसना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? रुक रुक कर कमर बांधना, कमर को बेल्ट से बांधना, तैयार होना, बांधना कमर को। ठीक है, तो कमर कसना मतलब क्या होता है? तैयार होना। ठीक है, जब भी सिपाही लोग जाते हैं रन में तो क्या करते हैं? कमर कसना, यानी तैयार होकर के जाना। तो आप किसी भी वर्क में जब भी जाते हैं तो लोग क्या करते हैं? कमर को बेल्ट से बांध लेते हैं, मतलब कमर कस लेना, मतलब एकदम तैयार होकर के जाना। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बिहार टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। कान भरना मुहावरा का अर्थ है। कान भरना मुहावरा का अर्थ है चुगली करना, कान में पानी भरना, कान में घाव होना, कान में तेल डालना। ठीक है, तो कान भरना मतलब उस क्या होता है? चुगली करना। कान भरने का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ चुगली करना, इसका मुहावरा हो जाएगा। और यह यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपको इसी तरह से हम जितना भी यहाँ पे जो आपका हिंदी का सिलेबस दिया गया है उसी को इस तरह से हमने, एक तो आपको पहले थ्योरी क्लासेज, इंपॉर्टेंट क्लासेज, उसके बाद विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पे पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स है, तो आप यहाँ से जरूर जुड़ जाइएगा। केवल हिंदी का जो चाहते होंगे कि हिंदी का पीडीएफ हम देखें, तो वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में ले करके हिंदी का सारा प्रश्न पत्र यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कोल्हू का बैल होना मुहावरा का अर्थ क्या है? कोल्हू का बैल होना मुहावरा का अर्थ क्या है? बैल को कोल्हू में काम करना, लगातार काम में लगे रहना, हर समय खेलते रहना, पढ़ने मन नहीं लगना। ठीक है, तो कोल्हू का बैल होना मतलब लगातार काम में लगे रहना। कहते हैं कि कोल्हू के बैल हो गया, मतलब जब देखो जहाँ देखो तो वो अपना ही काम में लगा हुआ रहता है। ये सीजी टेट 2015 का प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। आकाश के तारे तोड़ना, आकाश के तारे तोड़ना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? एमपी टेट 2017 का प्रश्न है। असंभव काम करना, आकाश से एक तारा लाना, आकाश से तारा तोड़ना, कोई नहीं। ठीक है, आकाश के तारे तोड़ना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो आकाश के तारे तोड़ने का मतलब असंभव काम को करना। ठीक है, जो नहीं कर सकते थे उसको भी लोग कर देता है, तो उसी को कहते हैं कि आकाश का तारा तोड़ा हुआ है। ठीक है, तो आकाश के तारे तोड़ना मतलब जो भी असंभव काम है उसको करना। ठीक है, आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? सीजी टेट 2014 का प्रश्न है। बहुत ऊंचा होना, क्रोध बढ़ाना, बहुत परिश्रम करना, बहुत घमंड करना। ठीक है, आकाश पाताल एक करना का सही अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक परिश्रम करना। उस लड़का ने आकाश पाताल एक किया और जो अभी 40वां रैंक पर अपने क्लास में था वो 1 रैंक पर आ गया। ठीक है, तो उसी को कहते हैं आकाश पाताल एक करना, बहुत अधिक परिश्रम करना। आग में घी डालना, आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। मन शांत करना, क्रोध को बढ़ाना, आग को जलाना, आग फेंकना। ठीक है, तो आग में घी डालना ये हरियाणा टेट 2018 में पूछा गया, मतलब आग में अगर घी डलाएगा तो आग का लपक और बढ़ेगा। ठीक है, क्रोधी व्यक्ति को और क्रोध की बात कहा जाएगा तो उसका क्रोध और बढ़ेगा। तो क्रोधी व्यक्ति को और क्रोध दिलाने का मतलब ही है, कहते हैं कि आग में घी डाल रहा है और लड़ाई बढ़ा रहा है। ठीक है, तो आग में घी डालना का अर्थ हो जाएगा क्रोध को बढ़ाना। क्या हो जाएगा? क्रोध को बढ़ाना। आगे पीछे चलना, आगे पीछे चलना मुहावरा का सही अर्थ है। आगे पीछे चलना मुहावरा का अर्थ क्या है? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का पूछा गया प्रश्न है। भाग दौड़ करना, मारपीट करना, चापलूसी करना, उलटफेर करना। ठीक है, आगे पीछे चलना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो आगे पीछे चलना मुहावरा का सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पर चापलूसी करना। क्या हो जाएगा? चापलूसी करना आगे पीछे चलना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा। अंधे के आगे रोना, अंधे के आगे रोना मुहावरा का सही अर्थ है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का पूछा गया प्रश्न है। बहुत सोच विचार करना, मना करना,
दूसरों से अलग रहना, व्यर्थ प्रयास करना। ठीक है, तो अंधे के आगे रोना का मतलब क्या है? तो व्यर्थ प्रयास करना। वो खुद अंधा है, उसके आगे रोइएगा तो क्या कर सकता है? आपको कुछ नहीं कर सकता है। तो झूठ मूठ का अगर किसी के आगे रो रहे हैं उसका कोई प्रभाव नहीं है तो काम आपका नहीं होगा। मतलब अंधे के आगे रोना मतलब व्यर्थ प्रयास करना, नकारात्मक आपका प्रयास जा रहा है। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरा का सही अर्थ है। ये हरियाणा टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। काला अक्षर पढ़ने आना, भैंस काला रंग का होता है, बिल्कुल अनपढ़ होना, काला अक्षर भैंस के जैसा होता है। ठीक है, ये है। तो काला अक्षर भैंस बराबर मतलब जो अनपढ़ लोग होते हैं उसको बहुत लोग कहते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़ होना। वो बिल्कुल अनपढ़ है, कोई अक्षर है उसको कोई पता नहीं चल रहा है कि क्या लिखा हुआ है और नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो काला अक्षर भैंस बराबर मतलब बिल्कुल अनपढ़ होना। यह हरियाणा टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। गुल्लर का फूल होना, गुल्लर का फूल होना मुहावरा का सही अर्थ है सस्ता से प्राप्त होना, दुर्लभ होना, बहुत अधिक बात दिखलाई देना, अथक परिश्रम करना। ठीक है, तो गुल्लर का फूल होना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो गुल्लर का फूल होने का मतलब है दुर्लभ होना। क्या है? दुर्लभ होना। गुल्लर के फूल होना मुहावरा का सही अर्थ है दुर्लभ होना। चूना लगाना मुहावरा का सही अर्थ है, चूना लगाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। गाल पर चूना लगाना, कपड़ा पर चूना लगाना, धोखा देना, नुकसान पहुंचाना। ठीक है, बिहार टेट 2020-21 का पूछा गया प्रश्न है। तो चूना लगाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो चूना लगाना मतलब नुकसान पहुंचाना। आपको चूना लगा दिया मतलब आपको नुकसान पहुंचाया किसी ने, तो उसे कहते हैं चूना लगाए हम नुकसान